एवरीवन, आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इस चैप्टर में हम इसके दो पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। वो अपलोड भी हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये सारा हमने यहाँ तक पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन टाइप्स ऑफ यहाँ तक हमने किया। फिर सेकंड पार्ट जो हमने बनाया वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में ये सारा कवर कर लिया, और आज पूरा रिमेनिंग पार्ट हम कवर कर लेंगे। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टॉपिक से ही आता है। और बच्चे, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ गया तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। मतलब दोनों में से एक टॉपिक समझना होता है चैप्टर में, या तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट टीपी एपी एमपी उनका रिलेशन समझ लीजिए, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए, वो आ गया तो ये बहुत ईजी होने वाला है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम पहले ही बता चुका हूँ आपको क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इसका एक पूरा एक ऑर्डर ऑफ आंसर होता है बच्चे। तो देखिए ऑर्डर ऑफ आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या आज हमारा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। इसका जो ऑर्डर ऑफ आंसर रहेगा बच्चे वो बेसिकली ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या रहेगा, मीनिंग, बी पॉइंट assumptions, C point schedule, D point diagrammatic, presentation, E point three stage of production, stages, और F point जो आएगा that is stage of ऑपरेशन, स्टेज ऑफ ऑपरेशन। ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा एक सेपरेट क्वेश्चन आता है। देखो इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है वो इस पे बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तब आपको ये सारा कवर करना है। इस तरीके से मीनिंग, अजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम, ये सब कुछ कवर करना है। और इसके अलावा फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है कि इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है कि पर्टिकुलर आपको जैसे टीपी और यूनिट दे दिया, उसमें एमपी निकालिए और उसके बाद उसके स्टेज आइडेंटिफाई करिए और उनके रीजन्स लिखिए। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है। और एक आ सकता है कि जैसे इसमें 3 स्टेजेस होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। तो उस पर फिर आपके रीजन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, व्हाट आर द रीजन्स फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो इस तरीके से पूरा 3 टॉपिक्स पे 3 लेवल्स पे इसका क्वेश्चन बनता है। अब हम सबसे पहले डायरेक्ट लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ बच्चे, इस क्लास में मैं इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ उसको कि आपको ये रटना नहीं है,
आप लोगों को इसको समझना है एंड यू कैन डेवलप इजीली। तो आपको कोई स्केड्यूल डायग्राम कुछ भी मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए बच्चे, अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें जो करेंगे वो स्केड्यूल बना लेते हैं सबसे पहले, फिर उसी से हम क्या करेंगे, मीनिंग और वो सब बनाना सीख लेंगे। तो देखिए, स्केड्यूल अगर हम बनाएं तो उसका स्केड्यूल हमें बनाना सीखना है, रटना नहीं है। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लेंगे, यूनिट्स, यहाँ लेंगे टीपी, और यहाँ लेंगे हम एमपी। ये हम स्केड्यूल बनाएंगे। हम इस स्केड्यूल को रटेंगे नहीं, हम इसको बनाना सीखेंगे। अब देखिए स्केड्यूल कैसे बनेगा ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चे, एक क्लासिकल एग्जाम्पल लेना है, और वो एग्जाम्पल क्या लेना है, फार्मर का। तो बेसिकली क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक्चुअली जब हम लोव डीएमयू आपने पढ़ा है तो वो कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है, और जो लोव वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो प्रोड्यूसर का बिहेवियर बताता है। तो इसलिए हमारे को दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर बताता है, कंज्यूमर का बताता है। तो ये प्रोड्यूसर का बिहेवियर बताता है। तो एक जब प्रोड्यूसर आपको एग्जांपल ले लो, तो एक हम एग्जांपल ले ले फार्मर का, और फार्मर के पास सपोज हम ये लेके चलते हैं कि देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने ले लिया सपोज यहाँ ले लिया लैंड प्लस लेबर, तो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ ले ली। लैंड को हमने क्या रखा, कांस्टेंट। अब हम कह रहे हैं कि 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, इस तरीके से हम आगे बढ़ाते चलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द शॉर्टर्न अप्रोच। यू नो व्हाट इज शॉर्टर्न, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो शॉर्टर्न में क्या होता है कि सम फैक्टर आर फिक्स, सम आर वेरिएबल। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक फैक्टर फिक्स है और एक क्या है, वेरिएबल है। अब ये जब इस तरीके से हमने ये ले लिया कि फार्मर्स के पास एक लैंड है, वो तो क्या है, फिक्स है, और उसका लेबर क्या हो रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो शुरू में क्या होगा, जो उसको टीपी मिलेगा वो पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सपोज इनिशियली हम टीपी ले लेते हैं 246। इससे इजी क्या हो सकता है, आप कुछ भी डेटा ले लीजिए, इससे इजी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपको डेटा लेना है। तो पहले क्या होगा, एमपी बढ़ेगा 246, देन उसके बाद फिर क्या होगा, कम करना है तो आ जाएगा 4 2, फिर 0 करना और फिर माइनस तक ले लेना है हमारे को। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा लेके टेबल बना सकते हैं, वेरी श्योर। तो इस तरीके से कुछ भी आप एमपी को एज्यूम कर लिए कि एमपी पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, तो वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके रीजंस के साथ। नाउ अब उससे हम क्या बना लेंगे, अब हम बना लेंगे से टीपी। तो इसका यू नो व्हाट इज टीपी, हम पहले पढ़ चुके हैं। टीपी इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ऑफ एमपी। तो अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, 2, फिर यह आता है 6, 12, 12 4 16, 18, 18 और 16। तो आई होप बच्चे आपको टेबल बनाने का टेंशन खत्म। अब टेबल बन जाएगा, ये सारी चीज़ें हो गई विथ एग्जाम्पल। बहुत ईजी है टेबल बनाना, बस एमपी को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। एग्जाम्पल हम फार्मर का ले सकते हैं। तो उस तरीके से शुरू में, अब इसके रीजन आके हम डिटेल में अब हम यहाँ क्या लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले लिया। नाउ अब यहाँ हम क्या लेंगे, यूनिट्स, क्या लेंगे, टीपी एंड एमपी। यूनिट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, हमने 7 यूनिट लिए तो इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 यूनिट्स हो गई। यहाँ स्केल देखिए हाईएस्ट कितना है, 18। तो 2 का स्केल ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10।
और माइनस में भी तो माइनस में भी ले लेंगे। देखो बच्चे यहाँ ध्यान जो आपको रखना है वो ये रखना है कि आप लोगों को स्केल दोनों एक्सिस पे अलग हो सकता है, बट जो डिफरेंस सेम एक्सिस पे सेम होना चाहिए। तो जैसे आपने जो डिफरेंस लिया वो यहाँ सेम रहना चाहिए, यहाँ सेम रहना चाहिए। तो हमने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, और ये आ जाएगा -2 भी हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम स्केल ले लेंगे। ये हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट प्लॉटिंग। तो सबसे पहले हम टीपी बना लेते हैं। तो देखिए टीपी फर्स्ट पॉइंट पे कितना है 2, सेकंड पे क्या है 4, थर्ड पे क्या है 6, फोर्थ पे क्या है चलो पहले हमने एमपी बना लिया तो एमपी प्लॉट कर देते हैं। फिर क्या हो गया 4, अगेन 4, देन उसके बाद फिर है 2, देन 0 एंड देन क्या आ गया -2। तो हमने पहले एमपी ले लिया गलती से, तो हम एमपी ले लेते हैं। अब एमपी को इसको पॉइंट को जॉइंट कर दीजिए आप। तो फ्री हैंड मेथड यूज़ करिए और ये बना दिया हमने एमपी। ठीक है, अब हम टीपी ले लेते हैं। तो देखिए टीपी के लिए फर्स्ट कितना है 2, सेकंड पे कितना है 6, सेकंड पे 6, ठीक है, थर्ड पे कितना है 12, फिर कितना है 16, देन उसके बाद फिर 18, देन फिर 18, देन उसके बाद 16। ना अब फ्री हैंड मेथड हम इसको जॉइंट कर देंगे। फ्री हैंड मेथड से हम इसको जॉइंट कर देते हैं। तो देखिए बच्चे इसको जॉइंट करेंगे, फ्री हैंड मेथड बन गया टीपी। और इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए, ये वाली, यहाँ टीपी क्या है MP0 और टीपी क्या है मैक्सिमम, ये कांस्टेंट है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया ना। अब हम इसका प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग। तो मीनिंग आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको पूरा टॉपिक रटने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ मीनिंग आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ कैसे बनानी है मीनिंग। अब मैंने आपको पहले बताया कि लोप डी में पढ़ा वैसे ही है। तो देखो यहाँ बनाएंगे कि एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो जैसे हमने फार्मर का एग्जांपल लिया कि फार्मर के पास लैंड है और एक लेबर है, लैंड उसका कांस्टेंट है और वो लेबर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब क्या होगा, पहले मार्जिनल से बता दो कि इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेज देन स्टार्ट डिक्रीजिंग मे बी 0 और नेगेटिव। तो मतलब इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए आपको एमपी के रेफरेंस में डेफिनेशन बनती है और टीपी के रेफरेंस में। तो एमपी के रेफरेंस में आपको क्या करना है, एमपी का बिहेवियर बताना है, और टीपी के रेफरेंस में टीपी का, जो हम पहले रिलेशनशिप में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एमपी बढ़ता है डिक्रीज होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों होता है, तो उसके रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। और टीपी का बिहेवियर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन में कि पहले टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर क्या होता है डिमिनिशिंग रेट, फिर मैक्सिमम और डिक्रीज। तो इसकी दो डेफिनेशन होगी, दोनों ही डेफिनेशंस हैं वो बस एक कॉमन चीज क्या रहेगी कि एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो यही हमने अज्यूम किया है कि फार्मर है, फार्मर के पास लैंड है, लेबर है, और वो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो आपको बस यही जो एग्जांपल है उसको आपको प्रॉपर लैंग्वेज में बोलना है कि एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो ये तो कॉमन रहेगा। बाकी इसकी दोनों डेफिनेशन एक एमपी के रेफरेंस में, एक टीपी के रेफरेंस में, तो वो बनी जाएगी क्योंकि उसमें आगे उसका बिहेवियर लगाना है, और वो बिहेवियर हम रिलेशनशिप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अभी भी हम बता रहे हैं कि एमपी पहले इनिशियली बढ़ता है, जैसे हमने टेबल बनाना सीखा है,
फिर उसके बाद मैक्सिमम होता है 0 नेगेटिव, और टीपी क्या होता है, पहले इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है यहाँ तक, फिर क्या होता है डिमिनिशिंग रेट होता है, फिर मैक्सिमम, और फिर स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये जो बिहेवियर है वही हमारे को बोल देना है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इनिशियली टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग एंड रीच द मैक्सिमम एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो दोनों के हिसाब से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो आई होप आप ये हो जाएगा आपसे ना। उसके बाद में आती है अजम्पशंस। सो अजम्पशंस बेसिकली इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक प्रोड्यूसर, एक रेशनल प्रोड्यूसर है, मतलब वो जानता है कि वेयर इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, है ना, वो सारी चीज़ें उनको पता है, वैल्यू फॉर मनी, टाइम, एवरीथिंग। तो रैशनल प्रोड्यूसर है। शॉर्ट रन अप्रोच है, जो हम मान के चल रहे हैं कि वन फैक्टर इज फिक्स, वन इज वेरिएबल। तो शॉर्ट रन है। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो फिर ये जो स्टेज है वो चेंज हो जाएगी, और लो वेरिएबल प्रपोर्शन क्या हो सकता है, पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर द सिंप्लिसिटी हमें मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये कीप ऑन चेंजिंग। सेम वैसे ही हमारे को क्या मानना लगा कि होमोजीनियस जो है, मतलब इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब हम वेरिएबल फैक्टर को मार्केट में किसी और से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये हमारी अजम्पशंस रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने लेबर को जैसे बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ा और उसके बाद में कम होने लग गया, तो हम इसको फिर किसी और से रिप्लेस कर लेंगे, तो फिर अगेन जो लो वेरिएबल प्रपोर्शन वो क्या हो सकता है, पोस्टपोन्ड हो सकता है, कीप ऑन चेंजिंग हो सकता है। तो हमें को स्टडी करना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारे को देखो, मेन तो इसकी देर आर टू अजम्पशंस। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और सेकंड क्या होगा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। बाकी तो एक अंडरस्टूड है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है वो रैशनल है, और एक अजम्पशन हम चाहे तो वो ले सकते हैं कि होमोजीनियस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब आपने अगर शुरू में अनस्किल्ड लेबर लिया तो थ्रू आउट अनस्किल्ड रहेगा, क्योंकि अगर उसमें आपने चेंज कर लिया इन बिटवीन तो फिर अगेन आपको प्रोडक्शन में इफेक्ट आ सकता है। तो ये अजम्पशंस हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हम प्री अज्यूम करके चलते हैं, हम रियल लाइफ जो है इनको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, अदरवाइज तो क्या होगा, हम स्टडी नहीं कर सकते, कीप ऑन चेंजिंग। तो ये अजम्पशंस हो गई ना। उसके बाद में स्केड्यूल बनाना मैंने बच्चा आपको सिखा दिया। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डायग्राम आपने बना ही लिया, बनाना सिखाया है पूरा, अच्छे से आप ही प्रैक्टिस करना। देन 3 स्टेजेस। तो अब देखिए इसकी जो 3 स्टेज हो रही है, तो सबसे पहले स्टेज देखिए ये वाली, फर्स्ट स्टेज हम इसमें निकालें, टेबल में भी निकाल लेते हैं। ये क्या है, फर्स्ट स्टेज, ये क्या है, सेकंड स्टेज, और ये क्या आता है, थर्ड स्टेज। तो ये दीज आर द 3 स्टेजेस, 3 स्टेज होती है। नाउ अब यहाँ भी हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर लीजिए, ये वाला जहाँ एमपी क्या है, सॉरी जहाँ एमपी मैक्सिमम है और वो जो रेट चेंज हो रही है, इससे पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद में डिमिनिशिंग रेट, तो इसको हाईलाइट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, फर्स्ट स्टेज, थर्ड पॉइंट तक, थर्ड तक हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेज। तो हो गया फर्स्ट स्टेज। अब देखिए थर्ड से लेके और 0, मतलब यहाँ तक, जब तक ये पॉजिटिव है यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हमारी सेकंड स्टेज है। ठीक है, और उसके बाद फिर 0 से लेके और उसके बाद नेगेटिव, ये क्या है, थर्ड स्टेज। तो ये हमने जस्ट मार्क कर दिया। अब इनको एक्सप्लेन करना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैसे देखो हम ऑलरेडी रिलेशन में कर चुके हैं, और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जैसे फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, यही मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेज में जो है वो बेसिकली देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, टी जो है एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट।
दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। वाई दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, बिकॉज इसमें एमपी भी बढ़ रहा है और टीपी भी बढ़ रहा है। देखो दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, बट जो टीपी बढ़ा वो इंक्रीजिंग रेट से, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और ये हम रिलेशन में कर चुके हैं। सेकेंड जो स्टेज है वो कौन सी है, देखिए सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि जो एमपी है वो स्टार्ट डिक्रीजिंग बट स्टिल पॉजिटिव, और जो टीपी है वो इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये रिलेशन में हम बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूं, तो अगर आपको रिलेशन का वीडियो और देख लेना सेकंड पार्ट का, उसमें मैं सारा रिलेशन सब समझा चुका हूं। तो ये देखिए आप कि यहाँ क्या होता है कि एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, टीपी बढ़ रहा है बट एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, और जो एमपी की बट स्टिल पॉजिटिव, एंड टीपी इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट, इसीलिए इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, देखिए थर्ड में हो रहा है कि जब एमपी क्या होता है डिक्रीज और क्या हो जाता है नेगेटिव, देन क्या होता है टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो इसलिए इसको हम नेगेटिव, क्योंकि एमपी क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द बिलो द एक्स एक्सिस, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो ये नेगेटिव हो गया और टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। देखो रियल लाइफ में ये स्टेज होती ही नहीं है, केवल समझने के लिए हमने इसको बना दिया, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर रेशनल होगा, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। और एमपी जो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो हम लेबर यूज कर रहे हैं उसकी वो प्रोडक्टिविटी बताता है, उसका कंट्रीब्यूशन बताता है बेसिकली। तो शुरू में जो लेबर का कंट्रीब्यूशन होता है वो इंक्रीज होता है, तो इसलिए टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है। क्यों, क्योंकि वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वाई वी गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वाई वी गेट नेगेटिव, तो एक सेपरेट टॉपिक होता है, तो उसमें भी हम डिस्कस वो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो पहले क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर होता है वो अनयूटिलाइज होता है, तो जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं तो यूटिलाइज होता है, तो इस वजह से ये होता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि जो एमपी का कंट्रीब्यूशन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, तो टीपी इंक्रीज है, बट वो अभी क्या हो रहा है, टीपी को बढ़ा रहा है, तो ये। और फिर जब एमपी मतलब लेबर का कंट्रीब्यूशन जीरो है तो एमपी जीरो हो जाता है, और जब ओवर लेबरिंग हो जाती है और वो सारा, तो हम आगे डिटेल में वो डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में सेपरेट क्वेश्चन आता है और सेपरेट ही डिस्कस करेंगे। नाउ ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखिए मीनिंग हो गया, अजम्पशन होगी, शेड्यूल, डायग्राम, 3 स्टेज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आता है स्टेज ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए एक रेशनल प्रोड्यूसर, सपोज कंसिडर योरसेल्फ एज ए रेशनल प्रोड्यूसर, और आपको कंसिडर करके ये बताना है कि सपोज आपको इन तीनों स्टेज में से एक स्टेज सेलेक्ट करनी है, इन विच स्टेज यू वांट टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन, तो आपको किस स्टेज में आपको प्रोडक्शन करना है, तो ये आपको सोच के बताना है। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज वो इकोनॉमिक से पॉइंट ऑफ से नॉनसेंस स्टेज होती है। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, टीपीपी बढ़ रहा है, एमपीपी, अगर आप यहाँ रुक गए, सपोज यहीं रुक गए, इसका मतलब यू आर अंडर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज, आपका अभी टीपी मैक्सिमम नहीं होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा, तो यू आर नॉट अ रैशनल प्रोड्यूसर। तो अब सेकंड थर्ड स्टेज में तो वैसे ही हम जाएंगे नहीं, नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेज में रहेंगे, और सेकंड में भी कहाँ जहाँ टीपी मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा वहां रहेंगे, क्योंकि उस टाइम में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर वो सारा दे रखा है। तो देखिए आप नोट से पढ़ लीजिए बच्चे आप, तो नोट्स के अंदर इसका पूरा कंप्लीट आंसर देख लीजिए। देखिए ये इसके डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो डेफिनेशन देख लीजिए आप, ठीक है। इसके अदर नेम भी होते हैं, तो अदर नेम के अंदर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर, और लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं इसको, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये लिखा होगा। ये मीनिंग्स आ गए, देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर, ये सब मैंने पहले बता दिया है कि इनका अदर नेम, डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग रन शॉर्ट रन, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप देख लेना, मैंने बताया है कि इसके अदर नेम, और वाई दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसके अदर नेम सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो ये सारा आपको वो वीडियो देख के देख लेना। नाउ ये दोनों डेफिनेशन आ गई, दीज आर द अजम्पशंस आ गई जो मैंने आपको समझा दिया। देन टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया, डायग्राम बन गया। देन उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेजेस, तो इसमें 3 स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों स्टेज को इस तरीके से आप लिख देंगे, मैंने सारा आपको बता ही दिया। देन उसके बाद में स्टेज ऑफ ऑपरेशन के बारे में भी सारा डिटेल में दे रखा है, तो इस तरीके से आप तीनों स्टेज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेज ऑफ ऑपरेशन ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि वाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वाई वी गेट डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न्स। तो इसके लिए हम पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए बच्चे डायग्राम के लिए ये हमने विदाउट स्केड्यूल डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ ले लेंगे यूनिट्स,
यहाँ ले लेंगे हम टीपी, फिर आ जाएगा एपी एंड एमपी, ले लिया। नाउ अब विदाउट स्केड्यूल हमें बनाना, तो पहले क्या करना है, टीपी बन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर क्या होता है डिमिनिशिंग रेट, और फिर मैक्सिमम और कांस्टेंट। ये हमें इसमें पहले टीपी बनाना पड़ेगा, जहाँ टीपी मैक्सिमम वहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से डाल लेंगे। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट स्केड्यूल डायग्राम बनाना बहुत अपने आप में टफ होता है। तो ये इस तरीके से बनेगा कि ऐसे टीपी के 3 स्लोप बना लिए, पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग, फिर नेगेटिव, फिर इसका आप परपेंडिकुलर डाल लो। अब हम इसमें बना लेंगे क्या, टीपी सॉरी एमपी। तो एमपी पहले क्या होगा, यहाँ तक देखो ये बढ़ेगा, फिर क्या होगा डिक्रीज होगा और जीरो। इस तरीके से हमने ये तीनों स्टेज बना ली। ये क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, ये क्या है स्टेज है, ये क्या है सेकंड स्टेज है, और ये क्या है थर्ड स्टेज। ठीक है, तीनों स्टेज है ना। अब बच्चे तीनों स्टेज में हमारा क्वेश्चन ये था कि वाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मतलब पहले इसमें क्या होता है टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी क्या होता है बढ़ता है। मतलब फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि जिसमें जो एमपी है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एंड टीपी जो है वो इंक्रीज एट है इंक्रीजिंग रेट है। तो ये वाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, हमारा टॉपिक ये है कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। तो इसके देर आर 3 रीजन। तो सबसे पहला रीजन वही फार्मर का एग्जांपल हमने लिया कि फार्मर के पास पहले क्या होता है लेबर कम है, एक ही लेबर है और उसके पास सपोज 5 हेक्टेयर लैंड है। तो यहां शॉर्टेज किसकी हुई, लेबर की, और एक्सेस क्या हुआ, फिक्स फैक्टर। तो इस वजह से क्या होता है कि फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज रहता है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे फार्मर लेबर बढ़ाएगा तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होगा, एंड दैट्स वाई शुरू में क्या होगा एमपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, मतलब लेबर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और उसकी वजह से टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग, और फिक्स फैक्टर उसका भी फुल यूटिलाइजेशन होगा ना। उसके बाद फिर आता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगी। मतलब पहले एक लेबर था वही सारा काम कर रहा था, हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन सारा काम वही कर रहा था। अब क्या होगा, 1 से 2 3 4 लेबर होंगे तो उनमें डिवीजन ऑफ वर्क होगा, और जैसे डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो उनमें स्पेशलाइजेशन होगा और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि डिवीजन ऑफ वर्कर्स से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, फिर उस वजह से उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो टीपी में बढ़ेगा, एंड देन इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा। थर्ड होता है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब टीम वर्क एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो वो सारे क्या करेंगे, टीम वर्क करेंगे, सबको काम डिवाइड हो गया, सब टाइमली काम करेंगे टीम वर्कों का। तो कहते हैं कि टीम वर्क का मतलब सिनर्जी होती है, 2+2 5 भी हो सकता है मैनेजमेंट में। तो ये बेसिकली टीम वर्क होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन होगी, टीम वर्क होगा, और उसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आएंगे, और उसकी वजह से जो लेबर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और टीपी भी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये 3 रीजन आप पहले इसके पढ़ लीजिए कि वाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो देखिए तीनों रीजन मैंने आपको समझा दिए। फिक्स सबसे पहला क्या होगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, सेकंड इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और बेटर कोऑर्डिनेशन। नाउ अब नेक्स्ट कहते हैं कि वाई वी गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब है, यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब यहाँ है वो है कि यहाँ क्या हो रहा है, एमपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव, एंड टीपी क्या हो रहा है इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। तो ये डिफरेंस आ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। वाई वी गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल वाइस वर्सा कर दो। तो बच्चा इसमें इंटरेस्टिंग चीज यही है कि एक टॉपिक तैयार करो वाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उसका जस्ट अपोजिट कर दो। तो देखो पहले शॉर्टेज किसकी थी, लेबर की, और अंडरयूटिलाइज क्या था, फिक्स फैक्टर। अब उल्टा हो गया, अब क्या होगा कि जो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर ही रह जाएगा, मतलब हमने एक फैक्टर को फिक्स कर लिया, एक को वेरिएबल कर लिया, तो उससे डेफिनेटली क्या होगा कि जो
फिक्सिटी फैक्टर मतलब शॉर्टेज ऑफ फिक्स फैक्टर हो जाएगा और उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा। सेकंड जो हमने अजम्पशंस लिया था कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, हमने कहा था कि जो वेरिएबल फैक्टर उसको मार्केट में किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यू हैव टू कंज्यूम द अनस्किल्ड लेबर या जो वॉट एवर जो आप यूज कर रहे हैं वही करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मोनोटोनिक हो जाएगा और वही वो यूज करने से उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। देन थर्ड आता है, वो आता है कि पुअर कोऑर्डिनेशन। तो ये जस्ट ऑल थ्री आर द अपोजिट। कैसे? देखो, फर्स्ट था फुल यूटिलाइजेशन, किसका हो रहा था? जस्ट अपोजिट कर दिया हमने कि पहले जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर हुआ बिकॉज उसका अंडर यूटिलाइज हो रहा था। अब क्या हो गया कि जो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर मतलब उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, तो वो अपोजिट हो गया। देन सेकंड के अंदर हमने कहा कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब उसमें हमने कहा था कि जो वेरिएबल फैक्टर उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यहाँ है कि जो वेरिएबल फैक्टर उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी बिकॉज ऑफ कि हम उसको एक्सेस में यूज कर रहे हैं, उसको हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हम मान के चल रहे हैं कि उसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो आपको वही यूज करना पड़ रहा है। और फिर बेटर कोऑर्डिनेशन की जगह पुअर कोऑर्डिनेशन, तो जस्ट आपको वाइस वर्सा करना है। तो देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमारे पास दो ही रीजन है, एक तो वाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स कोजेज और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपके सिलेबस में ये दो ही रीजन पूछे जाते हैं और वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें लॉजिक ये है कि आपको एक टॉपिक करना है, दूसरा वाइस वर्सा करना है। बट अगर लॉजिक ये कहता है कि अगर सपोज आपसे थर्ड स्टेज भी पूछ ली जाए तो अगेन ये इसका अपोजिट है, तो इसका वर्स्ट होगा। तो अब क्या हो जाएगा? वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। जैसे अब क्या होगा कि जो रेशियो है, जो फैक्टर रेशियो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्राउडिंग आ जाएगी, तो और वो बढ़ता जाएगा, मतलब ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी और उसकी वजह से फिर हमारे को नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हमने दो लेवल इसके कर लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन और वाई वी गेट इंक्रीजिंग, इनका सेपरेट क्वेश्चन आता है। अब आते हैं हम थर्ड, जो इसके न्यूमेरिकल पार्ट। तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, अब देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेसिकली बहुत ही इजी से न्यूमेरिकल्स हैं इसके। तो देखिए, जैसे सबसे पहला पैटर्न आ गया, कैलकुलेट एपी, एमपी एंड टीपी। तो ये तो बहुत इजी होता है कि आपको एमपी दे रखा है, तो एमपी से आपको क्या करना है भैया, आपको यहाँ सपोज क्या दे रखा है, ये दे रखा है यूनिट्स, जिसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और क्या दे रखा है, एमपी दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 5 7 5 3 1। तो अब एमपी से आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको निकालना है बेसिकली टीपी एंड एपी, टीपी एंड एपी, ये निकालना है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? इसके सारे जो फॉर्मूले हैं बेसिकली आप चाहो तो दोबारा से नोट कर लो, वैसे मैंने बता रखे हैं। देखो, जो टीपी होता है उसके जो मैक्सिमम फॉर्मूले होते हैं वो क्या होता है? एक तो होता है टीपी इक्वल्स टू एपी इंटू क्यू, और एक होता है समेशन ऑफ एमपी। ये तो टीपी का फॉर्मूला हो गया। सेकंड जो है वो है एपी। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी अपॉन क्यू। और जो थर्ड है वो क्या है? एमपी। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? एक तो होता है टीपी एन माइनस 1, और दूसरा होता है चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू। तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने हैं, आपको अगर डिटेल में समझना है ये तीनों फॉर्मूले, तो मैंने जो प्रोडक्ट और उनका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वाला पार्ट सेकंड का वीडियो, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और बेसिकली देखो बहुत ईजी है। देखो, ये जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया बच्चे? ये वाला जो फॉर्मूला आया वो इससे ही तो आया है, क्योंकि अगर आप टीपी निकालोगे तो ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसी से आया है, क्योंकि अगर हम बात करें कि एमपी चेंज ऑफ टीपी होता है तो टीपी क्या होगा? उसका समेशन होगा। तो वैसे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा ना। अब इसके हिसाब से हम निकालें कि एमपी दे रखा है तो टीपी निकालना है, तो बस सीएफ करना है, टोटल करते जाओ। 3 5 8 15 20 23 और 24। तो सीएफ करना आता है आपको, बस सीएफ करते जाना है, ये इसको ऐड करते जाओ, बस ऐड कर दिया हम। फॉर्मूला भी यही कह रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट एपी। अब आपको क्या निकालना है? एपी निकालना है। तो एपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टीपी को डिवाइड कर दो। तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये फॉर्मूला ये तो कहता है, ये वाला फॉर्मूला। देन 5, देन
5, देन कितना हो गया, सॉरी ये 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, हाँ नहीं यहाँ तो 5 ही है, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा 4.5 और ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। ऐसे ही फिर इसका जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक है, ये भी बिल्कुल वैसे होगा। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये आराम से आप बस देखिए, जैसे ये वाला करवा देता हूँ मैं, तो देखिए ये करना है तो वही फॉर्मूले लगेंगे, जैसे आपको इसी यहीं करवा देता हूँ मैं, तो यहीं इसको करना है। तो देखिए फॉर्मूले वही लगने वाले हैं कि यहाँ टीपी दे रखा है तो आपको एपी निकालना है, तो इसको डिवाइड करके ये 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एमपी, तो ये क्या होता है समेशन, ये इसका चेंज होता है तो चेंज इनिशियल ये भी 20 आएगा, 0 से करके हम करेंगे। फिर उसके बाद में एपी दे रखा है, तो एपी मतलब ये तो 2 3 4 5 ये तो पहले लिखी, तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 242 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो टीपी होता है वो क्या आता है एपी इंटू, तो ये मान ली क्वान्टिटी है, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया ना। अब ये तो दे रखा है, फिर ये टीपी दे रखा है, तो एपी क्या होता है आपको पता ही होता है, एपी इक्वल्स टू क्या होता है टीपी अपॉन क्यू। तो ये क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 22 आ जाएगा। और अब एमपी कैसे निकलेगा, इन दोनों का चेंज, तो इन दोनों का चेंज कितना आ गया, अगर हम बात करें तो 8 और 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 6 24, तो चेंज 24 आ जाएगा, क्योंकि 8 मतलब 50 और देन 18 और 6, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर ये यहाँ हम करेंगे, तो एपी दे रखा तो अगेन ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ एग्री दे रखा तो वापस ये फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस ये निकाल दो, तो ये कितना आएगा डिफरेंस 8 मतलब 2 तो वो हो गया 2 और 10 12 और 5 कितना हो गया 12 और 5 17। तो इस तरीके से ये आंसर निकल जाएगा। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम, दैट इज लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन में बता रहा था कि लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन ये भी आता है, थर्ड लेवल होते हैं, एक डायरेक्ट, एक कोजेज का और एक न्यूमेरिकल। तो इसका जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि आइडेंटिफाई 3 स्टेजेस लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अब इसमें आपको क्या करना है, एपी दे रखा है और आपको क्या करना है इसमें स्टेज निकालनी है, तो आराम से कर सकते हैं हम। देखिए इधर, तो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल हम अच्छे से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, यूनिट्स दे रखी है 1 2 3 4 और 5, और फिर आपको क्या दे रखा है एपी क्या दे रखा है 4, फिर 4.5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। तो अब लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, टीपी चाहिए और एमपी। तो अब सबसे पहले क्या आप एपी से टीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, तो क्योंकि देखो टीपी इक्वल्स टू क्या होता है, टीपी इक्वल्स टू एपी इंटू क्यू। तो ये हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8 और 9 और ये कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा 10, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे, एमपी निकाल लेंगे। तो एमपी भी हम निकाल सकते हैं आराम से। तो एमपी निकालने के लिए हम एमपी इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एमपी इक्वल्स टू क्या होता है टीपी एन माइनस 1, मतलब चेंज ऑफ टीपी। तो टीपी का चेंज निकालो तो पहले 4 ही आ जाएगा, 0 से मान के चलेंगे, तो फिर कितना आ जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 3 और उसके बाद फिर 0 और फिर -2। तो अब आपको इसमें 3 स्टेजेस मार्क करनी है, तो अब आराम से कर सकते हो कि जहाँ तक क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है। तो देखिए ये आपकी कौन सी हो गई
फर्स्ट स्टेज, फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या हो गई, सेकेंड स्टेज। देन उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके ये थर्ड स्टेज होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि फ्रॉम द डेटा एंड ऑल्सो गिव द रीजंस। तो रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आई होप ये क्लियर है। हालांकि ये हमारे 5th वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है नहीं। तो ये प्रोडक्शन चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। मैंने 3 पार्ट्स में पूरा डाल दिया है। एंड बच्चे जो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही आता है, और इसमें से जो इसकी टारगेट स्टडी है वो बेसिकली या तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब उनका रिलेशन वो कर लो, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उनमें से एक कर लो और एक दूसरा डेवलप कर लो, और बाकी चैप्टर रीडिंग लगा लो, बहुत ईजी है। यू विल, और भी कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं और वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक पे या दोबारा से या और अलग तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।